हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो कैसे बना। आज के हमारे एटमॉस्फेयर में करीब 78% नाइट्रोजन है, करीब 21% ऑक्सीजन और आर्गन और कार्बन हैं। लेकिन जब हमारा पहला एटमॉस्फेयर बना था तब उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम थे केवल। आज हम देखेंगे कि हम कैसे इस हाइड्रोजन और हीलियम के एटमॉस्फेयर से आज के एटमॉस्फेयर तक पहुंचे। तो हमारा पहला एटमॉस्फेयर जो है वो कई चरणों में बना, मेनली 3 स्टेजेस में बना। ये हमारा फर्स्ट एटमॉस्फेयर है। हमारा जो अर्थ है वो एक सोलर नेब्यूला से बना था जिसके मेजर कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम थे। इसीलिए हमारा जो पहला एटमॉस्फेयर था उसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम ही थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही लाइट एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये इनको अपने पास नहीं रख पाता, क्योंकि हमारी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम हाइड्रोजन और हीलियम को कैप्चर करके रख सकें। इसीलिए आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से हमारे एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और हीलियम जो था वो स्पेस में लूज होते रहा। इसके अलावा प्रोसेस में कई सारे मेटेरॉइड्स हमारे धरती से टकराए, कुछ कॉमेट्स भी टकराए और इनके कारण बहुत सारा जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर था वो भी लूज हो गया। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मेटेरॉइड टकराया जिसके कारण मून बना था। तो इस प्रोसेस में भी बहुत बड़ा एक जो चंक था, एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था एटमॉस्फेयर का, वो हमने खो दिया। इसके अलावा बार बार सूर्य की तरफ से सोलर स्टॉर्म्स आते हैं। ये सोलर स्टॉर्म्स जो थे वो चार्ज पार्टिकल्स थे जो सन हमारी तरफ फेंकता था। इस सोलर स्टॉर्म के कारण भी बहुत बड़ा एक जो पार्ट था हमारे एटमॉस्फेयर का वो हमने खो दिया, क्योंकि ये अपने साथ साथ वो हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स को भी उड़ा के लेके चले गए। इसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर बचा उसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग का जो एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन और हीलियम का, वो हमने बहुत तेजी से स्टार्टिंग के 50 मिलियन ईयर्स में ही खो दिया। और उसके 3 प्रमुख कारण थे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक था ग्रेविटी जो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इन हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स को पकड़ के रख सके। दूसरा था ये सोलर विंड्स आते थे और अपने साथ कई सारे हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स लेके चले जाते थे। इस दौरान मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स भी हमारे अर्थ से टकराते रहे। इनफैक्ट मून का फॉर्मेशन भी एक मेटेरॉइड के टकराने से ही हुआ। तो इस प्रोसेस में भी बहुत सारा जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो स्पेस में लूज हो गया। अब हमारा जो अर्थ था इस समय वो एक गर्म पिघले हुए पत्थरों का एक गेंद की तरह था। लेकिन धीरे धीरे जब तापमान कम हुआ तो उससे हमारा सेकेंड एटमॉस्फेयर बना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अर्थ जो है वो पिघले हुए पत्थरों से बना हुआ, लेकिन जैसे जैसे ठंडा हुआ तो सरफेस पहले ठंडा हुआ और अंदर की जो गर्मी थी वो बाहर वॉल्केनोस के थ्रू आती थी। और वॉल्केनोस बहुत सारा गैस एमिट करते थे। अब अगर हम इस गैस का कॉम्पोजिशन देखें कि ये वॉल्केनोस किस तरह की गैसें एमिट करते थे, तो हम देख सकते हैं कि ये उनका कॉम्पोजिशन है। ये 3 टाइप के हमने वॉल्केनोस देख रखे हैं यहाँ पे। ये हॉटस्पॉट वाले हैं, ये डाइवर्जेंट प्लेट वाले हैं और ये कन्वर्जेंट प्लेट वाले हैं। और इन तीनों में ही सबसे ज्यादा जो प्रपोर्शन है वो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का है। तो इन वॉल्केनोस के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुए और इसके कारण हमारा दूसरा एटमॉस्फेयर बना। हमारे सेकेंड एटमॉस्फेयर में कॉमेट्स का भी योगदान था, क्योंकि उस समय बहुत सारे कॉमेट्स डेली बेसिस पे टकराते रहते थे। इसके कारण करीब 10 से 20% जो हमारे एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर था वो कॉमेट से आया। और हमारा जो सेकेंड एटमॉस्फेयर था उसका जो मेजर कंपोनेंट था वो वाटर वेपर था। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड थे। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो गैसेस थे वो वॉल्केनो के मेजर कंपोनेंट्स थे जो वो एमिट करते थे। तो वॉल्केनो के एमिशन और कॉमेट से हमारा सेकेंड एटमॉस्फेयर बना। तो वॉल्केनोस के कंटिन्यूअस एमिशन के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन था वो लगातार बढ़ता चला गया। ये कई सैकड़ों सालों तक चला या हजारों सालों तक ये प्रोसेस चला। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो भी ठंडा हुआ और इसके कारण ये जो हमारा वाटर वेपर था वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद कई सैकड़ों और हजारों सालों तक बारिश होती रही। इस बारिश के कारण जो वाटर वेपर था एटमॉस्फेयर में वो काफी नीचे के लेवल पे आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम आज का एटमॉस्फेयर देखें तो आप देखिएगा कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितना कम है। वो जो सारा वाटर वेपर था वो एटमॉस्फेयर से निकल के ओशंस, लेक्स या फिर आइस या फिर ग्राउंड वाटर में चला गया।
तो इस तरह से बहुत सारा जो वाटर वेपर था वो निकल गया और हमें ओशंस का फॉर्मेशन देखने को मिला। अब हम ये जानते हैं कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर में डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड बनाता है। अगर आप एसिडिक रेन के बारे में जानते हैं तो एसिडिक रेन में भी कार्बोनिक एसिड होता है। तो जब ये इतनी बारिश हो रही थी तो जो एटमॉस्फेयर में इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो इस वाटर में डिसॉल्व हो गया, यानी बारिश के पानी में डिसॉल्व हो गया और वो बारिश के साथ ही जमीन पे आ गया। तो इस प्रोसेस के कारण, इस बारिश के कारण बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था एटमॉस्फेयर से वो भी निकल गया और साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पे ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। और इस ओशंस के फॉर्मेशन के साथ क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो भी पानी में डिसॉल्व हो गया, यानी कि एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस हुआ। तो इन दोनों प्रोसेस के कारण आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा अमाउंट में था उसका प्रोपोर्शन भी काफी कम हो गया। अगर हम आज का एटमॉस्फेयर देखेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड था हमारे एटमॉस्फेयर में वो इन पत्थरों में एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो होता है वो जब धरती पे आया वो रिएक्ट किया रॉक्स के साथ और उसमें एब्जॉर्ब हो गया डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हुए। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कैसे रिमूव हुआ? तो इसके चार मेन कारण थे। एक तो ये बायोस्फीयर, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके जो सेल्स थे वो कार्बन से बने हुए हैं, तो हम लोगों ने यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने ये सारा कार्बन एब्जॉर्ब किया। उसके अलावा ओशंस ने भी बहुत सारा CO2 एब्जॉर्ब किया, क्योंकि एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन हुआ जिसमें एटमॉस्फेयर का जो CO2 था वो ओशंस में एब्जॉर्ब हो गया। रॉक्स का भी केमिकल वेदरिंग होता था कार्बोनिक एसिड के कारण, उनका रिएक्शन होता था और उस रिएक्शन में भी बहुत सारा जो कार्बन था वो रॉक्स के अंदर समा गया। बहुत सारा कार्बन फॉसिल फ्यूल्स में भी कन्वर्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इन सब के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में बहुत कम हो गया। अब हमारे इनिशियल एटमॉस्फेयर में मीथेन और अमोनिया भी थे, क्योंकि ये हाइड्रोजन के कंपाउंड्स थे और स्टार्टिंग में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा था, इसीलिए स्टार्टिंग में हमें मीथेन और अमोनिया भी देखने को मिलते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर में ये या तो इनका सूर्य के किरणों से ब्रेकअप हो गया या फिर ये जो थे ये हाइड्रोजन यानी H2O से रिएक्ट करके ये डिवाइड हो गए। तो इस तरह से हाइड्रोजन और अमोनिया का कंपोनेंट भी बहुत तेजी से कम हो गया, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में H2O बहुत ज़्यादा था और ये मीथेन जो था वो इस H2O से रिएक्ट करके वो दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया और एटमॉस्फेयर में उसका प्रोपोर्शन बहुत ही कम हो गया। अब इन सब के दौरान जो वॉल्केनोस थे उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन एमिट करते थे। तो ये नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन ओवर सैकड़ों मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान ये नाइट्रोजन का जो कंपोनेंट था वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ता ही चला गया। अगर हम यहाँ पे आए करीब 3.5 अरब साल पहले, तो हम देखेंगे कि पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो आए, वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास उनको पाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक कलर के जो हमने दिखाए हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के चारों ओर रहते थे। ये फोटोसिंथेसिस इनके लिए पॉसिबल नहीं था, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन पे रहते थे। लेकिन करीब 3 बिलियन ईयर्स पहले यानी कि 3 अरब साल पहले हमने देखा कि पहले साइनोबैक्टीरियाज आए। ये साइनोबैक्टीरियाज जो थे वो सी में रहते थे और फोटोसिंथेसिस करते थे, जिसके थ्रू ऑक्सीजन पैदा होता था। पर ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल काफी कम था। इसका कारण ये था कि जो भी ऑक्सीजन रिलीज होता था उसका ऑक्सीडेशन हो जाता था, वो रिएक्ट कर जाता था और इसीलिए आपको इस समय के पत्थरों में आयरन ऑक्साइड की एक लेयर मिलेगी। अगर हम देखें उन पत्थरों का तोड़ के तो उसके अंदर एक लेयर आपको मिलेगी जो कि पिंक कलर की होगी। लेकिन करीब 2 अरब साल पहले क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन था उसका अमाउंट बढ़ने लगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ऑक्सीडेशन सब कुछ हो चुका था। तो ये जो ऑक्सीजन थे ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगे। जब ये रिलीज होने लगे तो और ऊपर पहुंचे एटमॉस्फेयर में, तो इस प्रोसेस के थ्रू ओजोन फॉर्म हुआ। अब ओजोन बहुत जरूरी था जमीन के ऊपर जीवन के लिए, क्योंकि ये ओजोन जो है वो यूवी रेज को ब्लॉक करता है या उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। बिना ओजोन के पॉसिबल ही नहीं था कि लैंड के ऊपर हमें किसी तरह की लाइफ देखने को मिलती। इसलिए ओजोन का फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था लाइफ को हमारे धरती पे स्टार्ट होने के लिए, यानी कि जमीन पे स्टार्ट होने के लिए। अब ओवर द ईयर्स हम देखेंगे नाइट्रोजन जो था वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वॉल्केनोस से एमिट होता रहा और उसका प्रोपोर्शन बढ़ता ही चला गया। अब ये क्यों इतना बढ़ गया? इसका कारण ये था कि जो नाइट्रोजन है वो भले ही बहुत स्मॉल अमाउंट में एमिट होता हो, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है केमिकली इनर्ट होता है, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करता एटमॉस्फेयर में।
दूसरा वो वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होता है, तो बारिश के थ्रू जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकला वैसे नाइट्रोजन नहीं निकला एटमॉस्फेयर से, वहां पे स्टेबल था। नाइट्रोजन लाइटनिंग और नाइट्रिफिकेशन बाय बैक्टीरिया ऐसे स्लो प्रोसेस के थ्रू ही एटमॉस्फेयर से निकलता है। तो बेसिकली जो प्रोसेस था उसको निकालने का एटमॉस्फेयर से वो बहुत ही स्लो था, और वो उस प्रोपोर्शन यानी कि जो फ्रैक्शन से वॉल्केनोज में निकलता था उससे भी कम था। तो इसलिए हमने देखा कि ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स यानी अरबों साल में जो थोड़े थोड़े कंपोनेंट ऐड करते करते नाइट्रोजन का इतना अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो गया। और इसका रेसिडेंस टाइम भी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक जो इसका मॉलिक्यूल होगा वो इतने साल बिता सकता है एटमॉस्फेयर से निकलने से पहले। तो आप देख सकते हैं कि उसकी लाइफ कितनी लंबी है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसीलिए नाइट्रोजन भले ही स्मॉल अमाउंट में ऐड किया गया, लेकिन वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का आज की डेट में। अगर हम आज के एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन करीब 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन भी 1% के आसपास है, और बाकी ये सब ट्रेस गैसेस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर वेपर और एरोसोल्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इनका अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा वेरी करता है, और वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। जैसे आप इक्वेटर के पास हैं तो आपको वाटर वेपर ज़्यादा देखने को मिलेगा, अगर आप डेजर्ट के ऊपर हैं तो आपको एरोसोल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से हम वाटर वेपर और एरोसोल्स को डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करते हैं, हालांकि वाटर वेपर का प्रोपोर्शन करीब 0.4% होता है। अगर आपको इसको याद करना हो तो आप इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं, नो एसी नेवर हीट्स माई नाइफ हैंडल। यहाँ पे एन और ओ को मिला के नो हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एसी आर्गन और कार्बन, बाकी एच ई से हीलियम, एन ई से नियन, एच ई से हीलियम, माई से मीथेन और के से क्रिप्टन और एच से हाइड्रोजन। तो अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लें तो आपको आसानी हो सकती है एग्जाम में इसको याद करने में कि किस गैस का क्या ऑर्डर है। अब आर्गन भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था और हमें देखते हैं कि इसका सोर्स क्या था। आर्गन जो है बेसिकली रेडियो एक्टिव डीके से निकलता है पोटेशियम के, और पोटेशियम कई तरह के रॉक्स में पाया जाता है और ये भी बहुत स्मॉल अमाउंट में निकलता है। लेकिन हमारा आर्गन भी नाइट्रोजन की तरह क्या है कि एक इनर्ट गैस है, और इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करता। तो भले ही बहुत स्मॉल अमाउंट में ये एमिट होता हो, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता और लंबे टाइम तक रहता है, इसीलिए इसका प्रोपोर्शन भी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर का रोल क्या रहता है। आखिर हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है तो इससे हमें क्या फायदे मिलते हैं। तो पहला आप देखेंगे कि इट प्रोवाइड्स नेसेसरी गैसेस फॉर लाइफ, यानी जीवन के चलने के लिए जो इंपॉर्टेंट गैसेस होते हैं वो हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलते हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, और प्लांट्स को CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ओजोन जो होता है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एक्चुअल में एक पॉजिटिव चीज़ है, उससे क्या होता है कि हमारे अर्थ का जो तापमान है वो मेंटेन रहता है, यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो रात और दिन के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा कि वहाँ पे सरवाइव करना भी मुश्किल हो सकता है। बाद में ये जो गैसेस हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट में भी काम आती है। हमारे इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी मिलती है हमें सन से, और पोलर रीजन में बहुत कम मिलती है। तो ये इक्वेटर से गर्मी पोलर रीजन की ओर ले जाने में भी गैसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हम जानते ही हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के कारण, वाटर वेपर के कारण हमें रेनफॉल मिलता है, जो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एटमॉस्फेयर हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलें। हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।